पिछले कई महीने से आप, हम और कई सारे लोग जो है ट्रंप को भर भर के गाली दे रहे थे, भर भर के गाली दे रहे थे। इसलिए नहीं कि ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, इसलिए नहीं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर ले आया, बल्कि इसलिए क्योंकि भाई तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो, हमारा पोर्टफोलियो खाली क्यों कर रहे हो, हमारा पोर्टफोलियो को लाल क्यों बनाए हुए हो। बड़ी मेहनत से पैसा लगा के शेयर बाजार में पैसा लगाए थे, वह पैसा लगाए हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। और जब अब लोग ज़रूरत पड़ने पर निकालने जाते हैं या फिर वैसे ही खुश होने के लिए पोर्टफोलियो खोलते हैं, तो देखते हैं भाई जो 30% 35% पे था गिर के 0 पे है, कई बार निगेटिव में है, कई बार लाल में है। अब सबके जड़ एक ही था, वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। एक बार ईरान पर हमला करते थे तो यहाँ पे मार्केट धड़ाम से नीचे हो जाता था। लेकिन सब इस इंतजार में थे कि भाई सब कुछ करे, बस किसी तरीके से ट्रंप का जो ये हल्ला हंगामा ना रुक जाए, ईरान पर युद्ध रुक जाए, ईरान पर बमबारी रुक जाए, तब जाके थोड़ा सा मामला शांत हो ताकि पैसा बढ़े, शेयर मार्केट चमके। ट्रंप तो बेचारे थक गए, उन्होंने बमबारी लगभग रोक ही दी है, अब बहाना ढूंढ रहे कैसे भाग निकाल लिया जाए वहाँ से युद्ध छोड़ करके। अब कोई वैसा हलचल है नहीं, लेकिन शेयर बाजार थक नहीं रहा गिरने से। चक्कर क्या आगे, अब शेयर बाजार को किस बात का डर है, या फिर गिरना है सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था ट्रंप का, अब कोई और बहाना ढूंढ लिया है। तो ये बड़ा ही लोगों के मन में अबूझ पहेली सा बना हुआ है। तो आज अबूझ पहेली को सुलझाने के लिए अनिल जी को लाए हैं, क्योंकि अनिल जी जो है उनका लेंस बड़ा गजब का है, उस लेंस में वो सारी चीज़ें दिखती जो हमको आपको नहीं दिखती हैं। अनिल जी, लेंस में क्या दिखा इस बार? आप तो कह रहे थे कि ट्रंप है, ईरान है, कच्चा तेल है, अब तो सब कुछ धीरे धीरे मोटा मोटी ठीक ठाक जा रहा है मार्केट, लेकिन आपका मानने को तैयार है नहीं। हाँ देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसका असर मार्केट पे दिखाई दे रहा है। एक तो अगर आपने देखा हो थोड़े दिनों पहले जो है, जैसे अप्रैल, हम बात कर रहे थे कि अप्रैल रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही होती है आईटी के रिजल्ट से। तो आईटी के रिजल्ट ने जो है मूड माहौल ख़राब तो कर ही दिया है। लगातार धड़ाधड़ जो है आईटी इंडेक्स में गिरावट आई है और आईटी शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली आई है। उसके अलावा जो चीज़ हुई कि पिछले आप देख रहे हैं कि जो ईरान और ये सब लेकर के जो भी कहानी चली, उसमें जो तेल में या जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है थोड़ा डिसरप्शन रहा, उन सब का जो परिणाम आना था उनके रिजल्ट के ऊपर में, वो अब आने की आशंका दिख रही है, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छा। तो लोगों को लग रहा है कि अब इसका असर जो है, जो एक्सपोर्टिंग यूनिट थी उनका जितना अच्छा एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हाँ। जो इंपोर्ट होना चाहिए था प्रॉपरली वो नहीं हुआ, सब मामला गड़बड़ा गया। जहाँ पे क्लाइंट बढ़ने चाहिए थे वहाँ नहीं बढ़े, जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। और सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि देखिए, सबसे जो ज़्यादा रेवेन्यू वाला महीना होता है वो मार्च का महीना होता है, और ये पूरा फरवरी मार्च पूरा इस ईरान वॉर के नाम पे बलि चढ़ गया। तो जो टारगेट मीट होना चाहिए था फोर्थ क्वार्टर में, वो टारगेट पूरा हुआ नहीं। और इसीलिए बाजार ये मान के चल रहा है कि जब ये रिजल्ट आएंगे तो ये पिछले ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर वीक परफॉर्मेंसेज आएंगी, जिसका शुरुआत आईटी कर चुका है। हालांकि एक बात बोलूं अनिल जी, आप बाजार के लोग होते बड़े अच्छे हैं जी और हर चीज में बहाना ढूंढ लेते हैं जी, एकदम। अब देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बाजार के लोग भविष्य को भांप लेते हैं। अरे भाई, आईटी सेक्टर का नतीजा खराब आएगा, उसमें नया बात क्या थी जी? आईटी सेक्टर एआई के चक्कर में मरे जा रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, बिजनेस मिल नहीं रहा है, तो एआई का मार झेल रहा था, अब रिजल्ट में दिख गया। तो आप लोग कहते थे कि भाई बाजार के लोग तो पहले ही भांप लेते हैं, जिसका रिजल्ट खराब आएगा पहले ही से निगेटिव हो जाएंगे। भाई पहले से आईटी सेक्टर निगेटिव था, अब रिजल्ट से आप लोग क्यों निराश होकर, समझ में नहीं आया? नहीं तो आप देखिए ना, एकदम था। पिछले आप देखें 1-1.5 साल के अंदर में, मान के चलिए 6 महीने में आप देखिए तो 2024 का हाई बनाया था उसने, आईटी सेक्टर ने। उसके बाद अगर देखें तो हमारे यहाँ अभी लेटेस्ट अगर कहें तो जनवरी में उसने हाई बनाया था। उसके बाद देखिए तो लगातार गिरावट चलती चली आ रही है। नहीं, अभी जो गिरा, अब ईरान वार खत्म होने के बाद गिरा, इसका तो आईटी से तो पता नहीं क्यों गिरे। ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, दिखती बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। पूरे इंडेक्स में कहें तो 5 से 7% के आसपास का एक गिरावट एक झटके में दिखाई दिया। वहां से लगता है कि चूंकि इसका वेटेज बड़ा है, आईटी इंडेक्स सेक्टर जो है ना, उसका वेटेज निफ्टी में ज़्यादा है, तो इसलिए निफ्टी पर असर दिखाई देता है। कई सेक्टर हैं जिनकी इनकम बढ़ भी रही है लेकिन उनका वेटेज इतना कम है कि उससे आईटी इंडेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कई सेक्टर जिनका इनकम कम, उनका वेटेज बढ़ा दो। हाँ, आप देखें इस समय ऐसा थोड़ा है कि सारे सेक्टर डूबे पड़े हैं। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो पिछले 2-3 महीने से लगातार अपने ऑल टाइम हाई के पास बने हुए और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि निफ्टी जो है, दिक्कत वहीं पे है, क्योंकि निफ्टी में जो लोग शामिल हैं वो हो गए कमजोर। एकदम, निफ्टी में जो लोग शामिल हैं वो हो गए हैं कमजोर। और दूसरी चीज ये रही है यहाँ पे कि अब चूंकि ये बड़ी कंपनियां, निफ्टी का मतलब हाथी हैं, ये टॉप
50 इंडिया कंपनीज है, वो सारी की सारी हाथी हैं और इन सब के विदेशों में व्यापार है और सबके जो है इकोनॉमी से सीधा लिंक है। तो थोड़ा भी जब कोई इम्पैक्ट पड़ता तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना, देखिए कहते हैं ना कि जो चीज़ सबसे बड़ी होती है निशाना भी बहुत आसानी से उसके ऊपर लगता है। आंख मूंद के भी मारिए तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। वो चीज़ वाली स्थिति इनके साथ हो गई कि इनकी रेवेन्यू ज़्यादा तेज असर डालती है। जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के अपने को मैनेज कर लेती हैं। हाँ, स्मॉल कैप जरूर सफ़र कर रहा है, लेकिन फिर भी एजिलिटी जो है वो मिड कैप और जो छोटी सी थोड़ी सी स्मॉल कंपनी है उनमें अच्छी लगी। उस पर मैं आऊँगा आपके पास। एक चीज़ समझाइए कि जो बड़े बड़े हाथियों वाला जो झुंड है, जिसको निफ्टी कहते हैं, तो निफ्टी का खेल खत्म? नहीं, खेल खत्म तो कभी नहीं होगा। देखिए, निफ्टी एक ऐसा प्राणी है जो इतना बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि इंडेक्स का नेचर होता है। जो भी हाथियों का ये झुंड है, जो भी हाथी कमजोर पड़ जाता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, दूसरे वाले को अंदर डाल देंगे। तो अगर आप देखें पिछले 10 सालों में कितने ऐसे हाथी निकल गए और दूसरे आगे इसमें जुड़ गए। तो ये तो इसकी परंपरा है, इसका नेचर है। लेकिन अभी मैं कहीं से पढ़ रहा था कोई रेटिंग एजेंसी का कि ग्रोथ से उसको न्यूट्रल कर दिया, तो मतलब उसको लगता है कि निफ्टी भी डूबेगा इस बार। हाँ, डूबेगा मतलब देखिए कहा ना, अर्निंग स्लो डाउन का संकेत आ रहा है। जो बात चल रही थी कि मंदी आएगी, मंदी नहीं कहेंगे, लेकिन अर्निंग थोड़ी स्लो डाउन जरूर होगी। और ये जिस तरीके का, जैसा हमने कहा ना कि ये इस क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से डाउन आएंगे तो मार्केट जो है वो रिएक्ट पहले ही कर जाता है। तो अभी से वो पहले से मान के चल रहा है। इस क्वार्टर मतलब अभी जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ, जो फोर्थ लेकिन अगले में कौन सा बम्पर आएगा भाई? अभी तो ईरान वार शुरू, इसका भी असर दिखेगा। अभी तो ये खत्म भी नहीं हुआ। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसीलिए मान के चलिए कि सब जो ये अगला नेक्स्ट अभी इस फाइनेंशियल ईयर का ये पूरा कंप्लीट है। इसमें क्या क्वार्टरली भी रिजल्ट आएंगे और एनुअल भी रिजल्ट आएंगे। तो ये दोनों में ही अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम होगा और पूरा एनुअल भी जो दिख रहा है वो भी पिछले साल के मुकाबले वीक होने के चांसेस हैं। खाली निफ्टी और हम लोग आईटी की बात कर रहे हैं जी लेकिन जो कच्चा तेल कम आना हुआ, लोग सिलेंडर कम मिलने शुरू हो गए, जो आया कच्चा तेल महंगा हो रहा है। तो इन सब से तो बाकी जो कंपनियां जो इसका इस्तेमाल करती हैं, पेंट की कंपनियां हो गई, प्लास्टिक कंपनियां, केमिकल कंपनियां, परेशान तो सब है। वो लोग भी रोएंगे क्या? एकदम। तो वही तो कहना, अर्निंग डाउनग्रेड का मतलब ही यही है कि ये सारी इंडस्ट्री की अर्निंग, अब देखिए कॉस्ट बढ़ेगी तो जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। जो पेंट वाली है उनका तो आप पूछिए ही मत, उनके तो खाली पेंट नहीं ना, आप देखिए जो टायर हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो लगभग लाइफ के हर पार्ट में है। 90% ऑफ द पूरा प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं घुस फिर एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देखिए कपड़े तक में है, आपके कॉस्मेटिक्स में है, हर जगह। मतलब ऐसा कोई लाइफ का पार्ट नहीं जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रोल नहीं है। लगभग हर जगह इसकी पहुंच है। तो वो हर चीज महंगी होगी इसके साथ साथ। तो इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि भाई हर जगह जो पुराने कपड़े उसी को संभाल के पहना जाए, एकदम रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो हर जगह बढ़ रही है। इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, बिक्री भी कम हो जाएगा। बिक्री भी कम हो रही है और इधर से कॉस्टिंग भी बढ़ रही है। देखिए जो एक्सपोर्ट होने चाहिए थे वो उतने हुए नहीं, और इधर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया, तो मार्जिन तो गिरेगा ना। इसमें खुश कौन रहेगा? देखिए इसमें जो खुश एक आदमी खुश रहेगा, मैं बता देता हूँ, वो है शेयर बाजार के ट्रेडर। लोग कहते हैं जब शेयर बाजार में गिरावट आती है ना, इतना उथल पुथल होता है, तो ट्रेडर कमाता है, इन्वेस्टर रोता है। एकदम ये एकदम सही बात है, क्योंकि ट्रेडर वो प्राणी है जिसको बस मोमेंटम चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह है, ऊपर जाए नीचे जाए। और जो पक्का प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो बुल मार्केट में उतना नहीं कमाता जितना वो बेयर मार्केट में कमाता है। कारण ये होता है कि देखिए जो हम लोग को पैसा डूब रहा हो ट्रेडर ले जा रहा है, उसका कारण है। देखिए ऑप्शन, जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो इस बात को जानते हैं, ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन होता है ना वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बाजार चढ़ता है, कहते हैं ना, कहावत है कि बाजार चढ़ता सीढ़ियों से है, लेकिन गिरता पूरा कूद जाता है। लूडो में 99 नंबर, हाँ जी, एकदम लूडो वाला 99 सीधा 10 पे आ जाता है। तो ऑप्शन जो पुट ऑप्शन लेता है, यानी बाजार गिरेगा इसका अगर कोई ऑप्शन लेता है तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बहुत कम समय में बाजार तेजी से गिरता है। अब तो ट्रेडर तो भाई उसको क्या समय, तो खुद ही इतना स्मार्ट होते हैं। तो इन्वेस्टर का बताइए कि अब अगर इस तरह का गिरावट रहेगा तो अभी पैसा वैसा डाल के रखा जाए कि छोड़ दिया जाए? देखिए अभी फिलहाल पैसा तुरंत डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बचा कर रखें, एकदम बचा करके रखें। मेरा देखिए सबकी अपनी अपनी सलाह होती है, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं। आपको तो सेबी से रजिस्टर्ड है, तो आपका सलाह दमदार है जी। मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं यही सलाह देता हूं निवेशकों को कि गिरते हुए बाजार में पैसे डालने की सलाह मैं नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना कि फॉलिंग नाइफ
कितना नीचे गिरेगा ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। जब वो गिर के थोड़ा संभलने लगे तो वहां फिर भी हम एक बार सोचेंगे, लेकिन जब गिरता हुआ बाजार है तो थोड़ा सा दूर रहें, अभी दूर रहना चाहिए। दूर रहें। हर दिन कोई जरूरी नहीं है खरीदना आपको। अच्छा जी। लेकिन कई बार होता है गिर रहा है तो खरीद लीजिए ताकि सस्ता मिल रहा है। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन वही बात है कि लेकिन गिर रहा है, लेकिन वो कितना नीचे गिरेगा। हर बार लोग ये सोच करके कि अब ये गिर रहा है खरीद लें। इन्होंने बहुत से लोगों ने शेयर खरीदे और पता चला कि वो जो 400 में खरीदे वो गिर के 100 पहुंच गया, 50 भाई साहब, समस्या ये है कि जब भागना शुरू होता है तभी तो नहीं पकड़ने देता। जब ईरान वॉर सीज फायर का ऐलान हुआ था, आपने देखा था 3 दिन के भीतर शेयर मार्केट रॉकेट हो गया था। नहीं, एकदम होगा, लेकिन जो निवेशक है उसके लिए ये मोमेंट मैटर नहीं करता। अच्छा, निवेशक को चाहिए एक स्ट्रक्चर की भाषा कहूं तो चार्ट पर राइजिंग स्ट्रक्चर चाहिए। अभी पूरा स्ट्रक्चर फॉलिंग है, बीच में देखिए इसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। बाजार कभी सीधा नहीं गिरता और बेयर मार्केट की रैली बहुत फास्ट होती है। ये भी जो लोग बाजार को जानते हैं या जो नहीं जानते उनको बता दूं, बेयर मार्केट में रैली जो है ना बहुत फास्ट होती है। तो जब बाजार गिरता है उस समय जब उछाल आता है ना बहुत तेज आता है, वो लोगों को फंसाता भी है काफी ज्यादा। अच्छा, लेकिन एक ही चीज पर ध्यान रखें, क्या ऊंचाई के स्तरों पर सेलिंग आई तो एकदम आई। जैसे ही मार्केट 24,500 पहुंचा, वहां से देखिए आप धड़ाधड़ 3 दिन के अंदर जो है 600 पॉइंट आज नीचे गिर चुका। तो 3 दिन में 600 पॉइंट। अभी बाजार को डरा रहा है सिर्फ रिजल्ट डरा रहा है। जो ये वॉर की अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है ना, क्रूड ऑयल, ये जो रोज ऑन ऑफ का खेल चल रहा है ना, वो ज्यादा परेशान कर रहा है। कि मतलब ये वो वाली बात हो गई कि हमने बंद कर दिया, हमने खोल दिया, हमने बंद कर दिया, हमने खोल दिया। अच्छा, वो हालत तो कब होगी जब बाजार 5-6 महीने तक आराम से चलेगा अच्छे से? देखिए, ये तभी होगा जब एक तो ये ईरान वाला मैटर शांत हो, निश्चितता हो जाए। ट्रम्प साहब बोले कि हम चाहे जो हारे जो जीते बस डिसाइड कर दें कि कौन हार गया कौन जीत गया, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, टैंकर आने लगे नॉर्मल तरीके से। जो हमारे यहाँ जो ऑयल जो क्रंच है या जो गैस क्रंच है वो स्थिति खत्म हो जाए, तो ये अर्निंग वर्निंग वाली सारी चीजें फिर संभल जाएंगी। कम से कम 3 महीने लगेंगे, उसमें संभल जाएगा। बस सारा उसी के ऊपर है। सारा उसी के ऊपर। अच्छा, ये संभल गया फिर भी बाजार गिरा, तब आपको पकड़ूंगा मैं एकदम। देखिए, मैंने कहा वो जब संभल जाएगा तो उसके बाद 3 महीने लगेंगे बाजार को रिकवर होने में। ये होता क्या ना, बाजार के लोग फिर जब बाजार गिरे फिर कोई बहाना ढूंढ लेंगे ना, अब इस वजह से गिर रहा है, ईरान तो खत्म हो गया। देखिए, अब बहाना तो देखिए इसमें बाजार के लोगों की गलती नहीं है लक्ष्मण जी। होता क्या है, ये गलती नहीं, खासियत है। नहीं, खासियत नहीं, उसका कारण है शेयर बाजार एक अकेला ऐसा बाजार है जो दुनिया की हर चीज इतना डायनामिक है कि हर चीज का इसका इंपैक्ट है। अब देखिए, कहने को तो हम लोग फाइनेंस वाले हैं, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी समझना है, और साथ में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भी समझना है। तो इतनी रेंज हो जाती है कि क्या नहीं मतलब लगता कि सारी चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि ठीक है, आपने कहा भी पैसा मत लगाओ, बच के रहो, लेकिन विश लिस्ट में कुछ लगा कर रख दे, वॉच लिस्ट में कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी कंपनियां, ताकि बता के भाई यहाँ पे मौका मिले तो ले देना। एकदम है, और वो सेक्टर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। सारी गिरावट में अगर आप देखें तो 3-4 सेक्टर हैं जो अभी भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, उनमें गिरावट सबसे कम हुई है। हाँ। क्योंकि बाकी सारे सेक्टर अपने अगर देखें, जैसे आईटी सेक्टर है, ये पिछले 4-5 सालों के एकदम लो पर आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक मोटी भाषा बताऊंगा, जो लोग चार्ट जानते हैं वो भी देख लें, जो नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ। कुछ सेक्टर हैं जो पिछले अपने 4-5 सालों के एकदम हाई पे ही बने हुए हैं, इतनी गिरावट के बावजूद भी वो ऊंचाई पे ही टिके हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले साल के हाई के ऊपर ही बने हुए हैं। अच्छा। तो सीधी सी बात है कि उनमें मजबूती है। और इतनी गिरावट में जिसमें मजबूती है, तो जब मामला संभलेगा तो वो सबसे पहले रॉकेट होंगे। ठीक है, तो ये तो लॉजिक मान लिया। हाँ, तो इस नाते वो जो सेक्टर्स हैं, और मजे की बात ये भी बता दो दर्शकों को, वो जितने सेक्टर्स हैं उनका इंडेक्स में वेटेज बहुत कम है। इसी कारण वो पता नहीं चल रहा, वो स्टेल्थ मोड में है, अंडरग्राउंड मूवमेंट दिख रहा है, इंडेक्स पर उनका असर नहीं दिखाई दे रहा है। वो सेक्टर कौन से हैं? पीएसयू बैंक। अब देखिए, पीएसयू बैंक का बैंक निफ्टी में वेटेज बहुत कम है, ठीक है। साथ में मेटल सेक्टर हो गया, उनका निफ्टी में वेटेज बहुत कम है। एनर्जी सेक्टर है, उनका भी निफ्टी में वेटेज बहुत कम है। मेजर वेटेज तो बैंक निफ्टी और आईटी का है सबसे ज़्यादा, और साथ में ऑयल में अगर आप देखें तो रिलायंस आ गया। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में, फिर से रिपीट कर दिए शब्द में, पीएसयू बैंक, मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, और साथ में पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनमें भी है, और इंफ्रा भी है। ये 4-5 सेक्टर पूछ लूं आपसे, चूंकि मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो ईरान वॉर का संकट आया जी, ईरान वॉर तो खत्म होगा आज न कल, लेकिन सबक सिखा गया कि भाई कच्चा तेल जहां जहां बच सकते हो बचो। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाला धंधा जो है उसमें कितना स्कोप दिख रहा है, क्योंकि फोकस उस पर और बढ़ेगा। तो एकदम बढ़ेगा रिन्यूएबल, जैसे एथेनॉल हो गया, सोलर वाला हो गया, एकदम हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब कुछ है ना जिसपे कच्चा तेल सिलेंडर नहीं है। एकदम है, उनमें भी है।
लेकिन अब जिस तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जा रही है, मैं आपको बताऊं कि इवन जो ट्रेडिशनल भी जो हैं कोल वाले भी, हाँ कोल वाले, उनका भी बढ़ेगा। तो इन कंपनियों में पैसा वैसा लगाया जाए। एकदम, ये कंपनियां अभी भी अपने हाई के पास ही बनी हुई हैं। अच्छा, ये कंपनियां अभी भी अपने हाई के पास पावर बनी हुई हैं, पावर सेक्टर में। इवन जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है वो भी। अब आप देखिए, छोटी सी बात बताऊं, अब अगर आप देखें इंडिया में इस समय एक्सप्रेसवे बनने की जैसे दौड़ चल रखी है। अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है वो कहाँ से होगा, वो आप सीधा सा हिसाब लगा लीजिए। अब वो जब इंफ्रा बनेगा तो उस पर कितना उसके आसपास का एरिया डेवलप होगा, तो आपको पावर कंजम्पशन बढ़ेगा उसके डेवलपमेंट का। तो वो आप इस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन जो चल रहा है ना, उस पर फोकस करें, फोकस करना है। वहाँ वही पैसा बनेगा और वहीं बन भी रहा है। तो इस पर ध्यान रखना है। अब जिस पर ध्यान नहीं रखना वो बताई दे लगे हाथ। देखिए, मैं तो पिछले 3-4 महीने से लगातार कहूँ, मतलब 6 महीने से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, कि आईटी से सबसे पहले दूरी बना के रखें। अभी भी कहता हूँ दूरी बना करके रखें। ठीक है, सीधी मैं रिटेल निवेशकों के लिए। हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लोगों को हो सकता है उनको उसमें लाभ का अवसर दिखाई दे, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आपके पास इतना कोई 2-4 हज़ार करोड़ नहीं है लगाने के लिए। दूसरा है अभी दूरी बना के रखनी है, वो है एक सेक्टर जिसको मैं कहूँगा एक्सपोर्टिंग सेक्टर। अच्छा, क्योंकि उसका सेम लॉजिक है, दोनों का भी सेम लॉजिक है। एक्सपोर्ट वाले सेक्टर अभी अनसर्टेनिटी। एक आखिरी सवाल, एसआईपी जो करते रहा जाए? एकदम करते रहना चाहिए। देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। आप इंडेक्स्ड बेस एसआईपी करें। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो इंडेक्स बेस एसआईपी करें। एक सेक्टर और, जैसे मैंने कहा था डिफेंस सेक्टर, उसको मत भूलिएगा। डिफेंस सेक्टर को आपको भूलना नहीं है। डिफेंस सेक्टर आगे बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो इसलिए अभी ये सारी चीजें हैं, पैसा वैसा है तो जिन्होंने बताया उन सबको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। जब जब मौका लगे कि अब गिरावट थमते दिख रही है तो पैसा लगा दीजिए। हालांकि आप चाहें तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ लीजिए जो रजिस्टर्ड हो, हालांकि अभी से भी रजिस्टर्ड है, लेकिन चूंकि पैसा आपका होता है तो आपको बताना जरूरी है। तो कोई चिंता की बात है नहीं, बाजार गिर रहा है, संभलेगा, और बताइए रहा संभलेगा तो फिर अच्छे से संभलेगा, तब देखा जाएगा। बाकी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, पहले बता देता हूँ।